नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर नैना और आज नामचीन संसदीय क्षेत्र में कहानी वाराणसी की। वाराणसी कहिए, काशी कहिए या बनारस, इस शहर का अपना अलग अंदाज है। इसे दुनिया के प्राचीनतम शहरों में एक कहा जाता है, लेकिन आज मैं इसकी सियासी कहानी सुनाऊंगी। इस शहर के पहले सांसद थे ठाकुर रघुनाथ सिंह। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे। बनारस के संसदीय क्षेत्र का गठन 1952 में हुआ था और ठाकुर रघुनाथ सिंह को बनारस से पहली बार लोकसभा चुनावों में जीत मिली थी। यह जीत उन्हें 3 लाख वोटों से मिली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 1957 और 1962 के आम चुनावों में भी अपनी जीत का परचम लहराया था। 1952 में जब पहली बार काशी में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब इस शहर को संसदीय क्षेत्र बनाने की घोषणा भी की गई थी, पर उस समय यह कार्य पूरा नहीं हो सका था। सियासी जानकारों के मुताबिक 1962 के बाद जब भारत और चीन का युद्ध हुआ और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब से बनारस की राजनीति में सोशलिस्ट राजनेताओं की भी एंट्री हो गई। वहीं से बनारस की राजनीति में लोहिया का नाम भी उभरा, जिसके बाद काशी की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करने लगी और कभी कांग्रेस तो कभी जनसंघ समेत अन्य पार्टियों के नेता वाराणसी के सांसद बने। एक बात और उल्लेखनीय है, वो ये कि जब देश में 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, उस वक्त वाराणसी जिले में लोकसभा की 3 सीटें थीं। ये सीटें थीं बनारस मध्य, बनारस पूर्व और बनारस मिर्जापुर। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। उस वक्त जब वो यहाँ आए थे तो उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में आया था। पहले आप वो बयान सुन लीजिए। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी यहाँ से जीते और प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2019 में भी यहाँ से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के चलते वाराणसी यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी बन गई। हालांकि मोदी के वाराणसी आने से पहले भी यह राज्य के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्रों में शामिल रहा है। इसका कारण है पूर्वांचल की राजनीति में वाराणसी की अहमियत और बड़े सियासी चेहरों का यहाँ से जुड़ाव। बनारस लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,54,540 मतदाता हैं। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये रोहिणिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी छावनी और सेवापुरी है। गौरतलब है कि इनमें से एक भी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। इस संसदीय क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा वोटर कुर्मी जाति के हैं। वैश्यों की संख्या भी करीब करीब इतनी ही है। 1.5 लाख भूमिहारों के अलावा 1-1 लाख यादव और अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। करीब 3 लाख गैर यादव ओबीसी वोटर हैं। ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। वोटिंग जातिगत आधार पर होती है, लेकिन अक्सर कुर्मी वोट निर्णायक साबित होते हैं। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य और भूमिहारों के अधिकांश वोट बीजेपी को मिलते हैं और यही कारण है कि यह सीट पार्टी का मजबूत गढ़ है। 1952 से लेकर अब तक वाराणसी में 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा 7 बार कांग्रेस और बीजेपी को जीत मिली है। इसके अलावा जनता दल, सीपीएम और भारतीय लोकदल को भी 1-1 बार जीत मिली है। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर कमलापति त्रिपाठी और 1984 में श्यामलाल यादव जीते। 1989 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री जीते थे। 1991 में फिर कांग्रेस का इस पर कब्जा हो गया और श्रीश चंद्र दीक्षित विजयी रहे। 1996 से 1999 तक लगातार 3 बार बीजेपी के शंकर जायसवाल ने जीत दर्ज की, लेकिन 2004 में कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने बीजेपी से यह सीट छीन ली। 2009 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी यहां से जीते थे। इसके बाद 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को जीत मिली। वाराणसी पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र है। केवल यूपी ही नहीं, इसकी सीमा से लगे बिहार की कई लोकसभा सीटों पर भी वाराणसी की सियासत का असर होता है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के चलते यहाँ चुनाव में अक्सर धार्मिकता का पुट होता है। खास बात यह है कि यादव, गैर यादव, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स की अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद सूबे की दो बड़ी पार्टियों एसपी और बीएसपी को आज तक वाराणसी लोकसभा सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबलियों के प्रभुत्व का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन वाराणसी ने आज तक किसी बाहुबली को अपना सांसद नहीं चुना। 2009 में मुख्तार अंसारी काफी नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन कांटे के मुकाबले में मुरली मनोहर जोशी अंततः करीब 20,000 वोटों से जीत गए थे। बीएसपी उम्मीदवार रहे मुख्तार की हार में प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अजय राय की भी अहम भूमिका थी, जो तब एसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। कहा जाता है कि मुख्तार को जीतते देख वोटिंग के दिन दोपहर बाद अजय राय के समर्थकों ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिए थे। मुख्तार ने इसका बदला 2014 में लिया। ताज्जुब यह कि मुख्तार ने अजय राय को समर्थन देने का सार्वजनिक ऐलान कर उनकी हार तय कर दी थी। 2014 के चुनाव में मोदी पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे। तब अरविंद केजरीवाल भी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे, जबकि अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मुख्तार यदि केजरीवाल को समर्थन देते तो वोटर्स के धार्मिक आधार पर गोलबंद होने की आशंका थी। मुख्तार के समर्थन से कांग्रेस को मिलने वाला ब्राह्मणों का परंपरागत वोट भी अजय राय से छिटक गया। 2009 में करीब 1.25 लाख वोट पाने वाले राय इस चुनाव में केवल 75,000 वोट ही हासिल कर सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रहीं एसपी की शालिनी यादव 1,95,159 वोट ही पा सकी थीं और मोदी करीब 4,90,000 वोटों से जीते थे। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अजय राय रहे थे। 2024 के चुनाव में यह करीब तय है कि मोदी एक बार फिर वाराणसी से किस्मत आजमाएंगे। उनके मुकाबले कौन होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा नाम कांग्रेस की प्रियंका गांधी का है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि प्रियंका यहां से चुनाव लड़ती हैं तो पूरे यूपी और पूर्वांचल में एक बड़ा मैसेज जाएगा। पीएम मोदी को भी वाराणसी में ज्यादा समय देना होगा। प्रियंका ने खुद भी कहा है कि उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी यह जोखिम उठाने को तैयार है। फिलहाल यह सवाल भविष्य के गर्त में है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होती हूँ नए संसदीय क्षेत्र की कहानी के साथ। नमस्कार।